चलिए, तो अब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी के अंदर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि अभी तक हमने जितनी चीज़ें समझी हैं, अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड अपने को कुछ क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका ये फिलिप्स आता है, बहुत सिंपल से फिलिप्स हैं, इनको पढ़ते हैं। तो पहला है आपका इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज़ बेस्ड ऑन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को आप अगर रिकॉल करें तो क्या था डेफिनेशन? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये बेस्ड है किसके ऊपर? ऑन इकोनॉमिक इवेंट्स। राइट। सेकंड, इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं बिजनेस एंटिटी के? सिंपल है, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ मैनेजमेंट लिख लीजिए। डन। थर्ड, अ डैश would most likely use an entity's financial report to determine whether or not the business entity is eligible for a loan. तो लोन हम कौन देता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड lending institutions. Next, the internet has assisted in decreasing the dash in issuing financial report to users. तो इंटरनेट से क्या चीज़ हो गई? स्पीड अप हो गई। तो स्पीड अप होने से क्या होता है? टाइम बच गया। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट पहले लोगों को हार्ड कॉपी मिलती थी, कोरियर होते थे, तो अब आजकल क्या है, बस गूगल पे जाओ, कंपनी का नाम टाइप करो और उसकी एनुअल रिपोर्ट लिखो, तो वो आपका एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं। तो आपका जो टाइम गैप है वो कम हो गया। नेक्स्ट, डैश यूजर्स आर ग्रुप आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी। तो दो ही यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो जो आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी है वो है एक्सटर्नल यूजर्स। बाकी पूरा पढ़ लो। वो यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। अगला, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट इफ इट इज, अगर आप याद रखें, रिलायबल जब था, कैरेक्टरिस्टिक थे आपके 4, रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी। तो जो आपका रिलायबल था उसमें था कि इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम बायसनेस। रेलेवेंसी में था इफ इट इज अवेलेबल इन टाइम। आपकी इंफॉर्मेशन कब हम कहेंगे कि रेलेवेंट है? जब वो आपको विद इन टाइम लिमिट्स मिल जाए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विथ डैश एंड एंड्स विथ डैश। तो इसके लिए आप वापस से अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। 4 स्टेप्स थे उसमें। सबसे पहला आपको क्या था? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप इस प्रोसेस में आइडेंटिफाइंग और आखिरी स्टेप है कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो आप यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग द transaction, and ends with communicating accounting information to users. ठीक है, नेक्स्ट जी हो गया। अब आते हैं हम एच पे। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। ये तो बड़ा ही सिंपल सा था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड होना चाहिए। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन कौन से ऑर्डर में? जितनी भी अपनी ट्रांजेक्शन्स हो रही थी हम उसको एक सीक्वेंस में, सिक्वेंशियल मैनर, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो क्या था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब इसके जो पीछे आपके एनसीईआरटी के अंदर आंसर्स दे रखे हैं, वहाँ पे 2 जगह थोड़ा सा वेरिएशन है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सी पार्ट में है वेरिएशन और एक है एफ पार्ट में। ठीक है, तो सी पार्ट में तो फिर भी ठीक है, जो उन्होंने आंसर दिया मैं एग्री करता हूँ उससे, लेकिन एफ पार्ट में जो उन्होंने आंसर दिया मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। देखते हैं क्या है।
सबसे पहले सी पार्ट, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कौन यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने के लिए। तो लोन बेसिकली बैंक्स देते हैं, बट जो क्रेडिटर अगर और जो जिनसे हम सामान परचेज करते हैं उधार पे, ठीक है, वो भी क्रेडिटर है, सेंट्री क्रेडिटर्स में आ गए। तो बेसिकली एक क्रेडिटर एक आपका थोड़ा ब्रॉडर वे के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं कि जो भी आदमी ऑर्गेनाइजेशन को उधार दे, चाहे पैसा दे या सामान दे, वॉट एवर, ठीक है। अगर पैसा उधार दे रहा है तो बैंक हो गया, सामान उधार दे रहा है तो आपका ये ट्रेड्स पेबल हो गए, अकाउंट्स पेबल हो गए, या सेंट्री क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो इन्होंने सी पार्ट में आंसर दे रखा था क्रेडिटर, तो ये भी ओके। अगर इसकी जगह आप एग्ज़ाम में बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ये लिखाएंगे तो वो भी ओके होगा, नंबर नहीं कटने चाहिए। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं हम एफ पार्ट में। तो एफ पार्ट क्या कह रहा था, इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रेलेवेंट इफ इट इज़ अवेलेबल इन टाइम। तो मैंने जो आपको पढ़ाया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था रेलेवेंसी के अंदर कि टू बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। बट पीछे जो आपका आंसर दे रखा है वहाँ पे लिख रखा है फ्री फ्रॉम बायस। अब यहाँ मैं एग्री नहीं करता, बिकॉज ये पॉइंट आपका आ रहा था रिलायबिलिटी के लिए। अगर इंफॉर्मेशन रिलायबल है देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम एरर। बट अगर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है तो इट शुड बी अवेलेबल इन टाइम। ठीक है, आप अगर अपने एनसीईआरटी भी ओपन करेंगे एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पे आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं उसमें रिलायबिलिटी बता रखा है। तो रिलायबिलिटी के लिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है अ रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायसनेस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी के लिए था। एंड रेलेवेंस के लिए उन्होंने क्या कहा है, टू बी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। तो अकॉर्डिंगली इस फिलअप का आंसर यहाँ पे हमने किया है। तो जो भी आप पढ़ते हैं प्लीज़ उस पर ना अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कीजिए, बिकॉज ये अभी 11th में तो स्टार्टिंग है। अदरवाइज़ हमारे सीए एग्जामिनेशंस में भी इस तरह से बहुत चीज़ें होती है कि जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उसके अंदर कुछ गलती होती है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आपने पढ़ा है आप उस पर स्टिक रहिए। ठीक है, चलिए सेकंड, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, यू आर ए सीनियर अकाउंटेंट ऑफ रमोना एंटरप्राइजेस लिमिटेड, व्हाट 3 स्टेप वुड यू टेक टू मेक योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल एंड डिसीजन यूजफुल। ओके, तो अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए, कहाँ पढ़ा था हमने, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज़ क्या थी भाई, आपकी जो फाइनेंशियल्स है वो रिलायबल होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी के अंदर आपका क्या था, फ्री फ्रॉम एरर और बाइसनेस, एंड एक पॉइंट आपका और था कि भाई जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वही हो, फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट। तो ये आप पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड क्या था, रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन टाइम। ठीक है, और थर्ड क्या था, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको हिंट में भी यही लिख रखा है, रेफर टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल था ये, तो इजी था। अब आते हैं हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 में। चलिए, ये जो आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है ये आपका बेस्ड है ऑन एक्सटर्नल यूजर्स। तो विच स्टेक होल्डर ग्रुप वुड बी इंटरेस्टेड इन, सबसे पहला द वैट एंड अदर टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म।
तो भाई टैक्स से किसको मतलब है? गवर्नमेंट। बी द पोटेंशियल फॉर पे अवार्ड्स एंड बोनस डील, तो ये सब किसको चाहिए? एम्प्लॉयज प्लस मैनेजमेंट। ठीक है। सी द एथिकल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, तो इससे किसे मतलब है? सोसाइटी को। एनवायरमेंट से किसको मतलब है? सोसाइटी, सोसाइटी ग्रुप्स। ठीक है। वेदर द फर्म हैज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, भाई लॉन्ग टर्म फ्यूचर इससे किसको मतलब है? भाई जिसके पैसे लगे हुए हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक्स, लेंडर्स। ठीक है। तो आप यहाँ पे लेंडर्स लिख दीजिए या क्रेडिटर्स लिख दीजिए, वो भी ठीक है। ई पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट किसका होता है? भाई जिसका कैपिटल होता है, जो ओनर होता है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। और जो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो उस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहें, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए शेयर होल्डर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। ठीक है। एफ पॉइंट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग अ सर्विस और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, तो भाई यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका? मारुति का और जीएम मोटर्स का। अब आपको पता है जीएम मोटर्स की कार ही अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अपना बिजनेस ही वाइंड अप कर दिया, तो उनकी सेकेंड हैंड कार भी आप नहीं परचेज करेंगे। तो कौन है आप? कस्टमर। ठीक है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो इसके अंदर भी ना एक आपका ये वाला लास्ट पॉइंट है, डी ई पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, तो इसमें जो आपका आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, मैं उससे एग्री नहीं करता। इन्होंने बोला है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर। भाई सप्लायर एंड क्रेडिटर को शेयर परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है? शेयर परफॉर्मेंस हो गया या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, इससे इन लोगों को क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। तो ये आंसर आपका गलत है। ठीक है। यहाँ पे आपका वही आएगा, शेयर होल्डर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। चलिए नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? पहला पॉइंट बॉट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ₹5,000, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सन फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, देखिए बेटे की फ़ीस पे करी पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो ये तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यही आपका आंसर है। आखिरी पॉइंट भी देख लेते हैं, पेड सन फीस फ्रॉम द बिजनेस, तो ये बेसिकली क्या है? ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है, बट ओनर ने क्या किया? बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो इसको हम कहेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कि ड्राइंग्स। ठीक है, ये ड्राइंग्स कहलाएगा क्योंकि बिजनेस में से पैसा निकाला है। ऑल राइट, तो अच्छा पॉइंट था, इसको गुड लिख लीजिए। नेक्स्ट, दीप्ति want to buy a building for her business today. Which of the following is relevant data for his decision? है यहाँ दीप्ति लिखा है, इधर हिज लिखा है, एनसीईआरटी वाले ना पागल हो गए हैं। हर डिसीजन, ठीक है। सिमिलरली पहला पॉइंट आपका, सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर ₹10 लाख। ठीक है, ये ऑप्शन रेलेवेंट लग रहा है, लेकिन अभी हम और ऑप्शंस पढ़ते हैं। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003, ओके। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 1998। सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 ₹25 लाख। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दीप्ति को अपने बिजनेस के लिए एक जगह चाहिए, ठीक है। तो जगह कितनी बड़ी चाहिए, वो अगर उसको ये पता लग जाए कि भाई जो वो बिज़नेस करना चाहती है, वो सिमिलर बिजनेस कोई दूसरा बंदा जो कर रहा है उसने कितनी जगह ले रखी है, वो कितनी कॉस्ट थी, वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। तो उसको ये देखना है इनमें से सिमिलर बिजनेस की कहाँ बात हो रही है, यहाँ सिमिलर बिजनेस की यहाँ बात हो रही है,
ठीक है, ये तो सिमिलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है उसको पता हो कि सपोज़ कीजिए कि मेरा काम हो रहा है सिर्फ 50 स्क्वायर यार्ड्स में, तो अब मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ 200 स्क्वायर यार्ड की, तो अननेसेसरी मेरा पैसा लग जाएगा, राइट। अब जब अगर मेरे को पता लगा जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ उतना बिज़नेस वो 50 स्क्वायर यार्ड में हो सकता है कोई दूसरा बंदा कर रहा है, तो मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रेलिवेंट हुई, राइट। तो इसका ए पार्ट है आंसर। सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज़ 10 लाख। बट क्वेश्चन थोड़ा सा वेग सा था। चलिए, पॉइंट नंबर 3, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप हमें पता है, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स रेलिवेंट यूजर्स, तो कम्युनिकेशन वाला ये पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी ही है, क्योंकि रेलेवेंस के अंदर क्या था, टाइम की बात थी। कंपेरेटिबिलिटी में तक आपका क्या था कि भाई सिमिलर पीरियड का होना चाहिए, सिमिलर मॉनिटरी टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, और फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए। रिलायबिलिटी में था भाई आपका फ्री फ्रॉम एरर, बाइसनेस, ठीक है। तो क्लियरली प्रेजेंटेड का मतलब आपका ये अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला यही पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। ये रहा आपका कॉमन मेजरमेंट, कॉमन फॉर्मेट, कॉमन पीरियड, तो ये कंपैरेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सेक्शन अब यहाँ पे फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में स्टोरी समझाई थी, ये बस उसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है पूरा कुछ, तो ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो पढ़ते हैं, मिस्टर सनराइज स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद ₹5 lakh एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑफ विच ही पेड 1 lakh फॉर फर्नीचर, 2 lakh for buying stationery item. He employed a salesperson and clerk. At the end of the month, he paid 5,000 as their salaries. Out of the stationery bought, he sold some stationery for ₹1,50,000 for cash and some other stationery for 1 lakh on credit to Mr. Ravi. Subsequently, he bought stationery items of ₹1,50,000 from Mr. Peace. तो इसने और परचेजेस करी, अब की बार क्रेडिट पे की है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ देयर वॉज अ फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट ₹30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी। तो अगले महीने आग लग गई, ओहो 30,000 का नुकसान हो गया। अ पार्ट ऑफ द मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। ठीक है, फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर केस स्टडी में से उनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड द बिजनेस। तो कैपिटल का अमाउंट था 5 लाख वॉज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये पूछ रहे कितने अमाउंट से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 लाख से। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट। तो सबसे पहले उसने फर्नीचर एक परचेज किया था, ठीक है, और 2 लाख की स्टेशनरी, ये तो गुड्स हैं। देन उसने स्टेशनरी ही परचेज किया बस, तो उसने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर 1 लाख। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज्ड। तो जो उसने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब स्टेशनरी जो परचेज की उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक तो उसने 2 लाख रुपीज़ की स्टेशनरी परचेज की थी कैश में, फिर नीचे यहाँ कुछ बताया था उसने क्रेडिट पे भी परचेज किया 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस। तो 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000 की उसने टोटल स्टेशनरी परचेज करी। वो इज़ द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम। तो क्रेडिटर कौन, जिससे हमने उधार में परचेज किया। तो कितना, मिस्टर पीस से परचेज किया हमने, उसने ही बॉट मतलब परचेज स्टेशनरी आइटम ऑफ 1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस। तो क्रेडिटर है मिस्टर पीस
और अमाउंट पेबल टू हिम इज़ 1,50,000. व्हाट आर द एक्सपेंसेस. अब खर्चे क्या क्या हुए आइडेंटिफाई करते हैं. चलिए, पहले ये इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, फिर ये स्टेशनरी परचेज किया, देन 5,000 सैलरी पे किया, ये एक एक्सपेंस है, लिख लेते हैं. ओके उसके बाद बस यही सब खर्चे थे. बाकी ये जो एक आग लग गई ये तो लॉस है, ठीक, बिजनेस लॉस है. ये एक आपका कोई, ये जो आग लगी इसकी वजह से वो अपना माल नहीं बेच रहा, ठीक है. हमें एक्सपेंस वो बताने हैं जिन एक्सपेंस को इनकर करके हमने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है. ऑल राइट. तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द लॉस ही इनकर्ड. तो लॉस, एक ही लॉस यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 30,000 का, जो इसने मशीनरी बेची है 40,000 की 45,000 में, ये तो गेन है. अगर ये मशीन इसने 40,000 की 30,000 में बेची होती तो मैं कहता ये आपको लॉस हो गया. ओके तो लॉस इसको हुआ है फायर से 30,000 का. वो इज़ द डेटर. तो उधार माल किसको बेचा था, रवि को. देखो सोल्ड सम आउट ऑफ, ये रहा, आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर 1,50,000 फॉर कैश एंड सम अदर स्टेशनरी फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि. तो डेटर हो गए रवि और अमाउंट उससे जो रिसीव होना है वो है 1 लाख. तो रवि से 1 लाख रुपीज़ आना है. अब ये एंड में पूछता है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड. हाँ तो एक्सपेंसेस अभी हमने यहाँ पे देखे थे कितना था 5,000 सैलरी के, और लॉसेस क्या हुए उसको 30,000 का फायर का. ओके 10th डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग. अच्छा एक पॉइंट अपना रह गया, ये 6 पॉइंट रह गया. व्हाट इज़ द गेन ही अर्नड. तो गेन किस पे होता है आपका, मैंने उसमें आपको बताया था जो इंसिडेंटल है टू बिजनेस. बिजनेस किसका था, स्टेशनरी का, बट इसका एक ऐसा एसेट था जो बिजनेस में यूज़ कर रहा था. उस एसेट की वैल्यू 40,000 से अप्रिशिएट होकर 45,000 हो गई और 45 में उसने उसको सेल कर दिया. तो जो इसका गेन है डेट वुड बी 5,000. तो आप ऐसे बताएंगे 45,000 माइनस 40,000 5,000, ये गेन है. राइट चलिए अब ये पूछता है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. जो आपका ये बैलेंस शीट था, यहाँ मैंने आपको जो बताया था, तो इधर क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू, बाकी ये सब क्या है आपके एक्सपेंस. ठीक है तो यही हमें देखना है. तो पहला है सेल्स. सेल्स क्या है, रेवेन्यू. डेटर्स, डेटर्स क्या है, एसेट. क्रेडिटर, लायबिलिटी. सैलरी टू मैनेजर, एक्सपेंस है. डिस्काउंट टू डेटर्स, ये भी एक्सपेंस है. अगर आपको डिस्काउंट मिला होता क्रेडिटर से तो वो रेवेन्यू हो जाता, फ़ायदा हो गया ना अपने को. पहले किसी को 1,00,000 रुपए देने थे, उसने हमें 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, अब हमें सिर्फ 90,000 देने, तो 10,000 का हमें गेन हो गया. ऐसी किसी से हमें 1 लाख रुपीज़ लेने थे, रवि से 1 लाख रुपीज़ लेने थे. रवि ने बोला मैं पैसे पहले दे दूंगा, मेरे को 5,000 का डिस्काउंट दो. हमने कहा ठीक है 95,000 दो और अकाउंट फिनिश करो. तो ये अब जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया. एक्सपेंस. ड्राइंग बाय द ओनर. तो ड्राइंग्स आपका क्या होता है, कैपिटल में से लेस हो जाता है. कैपिटल कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड में. तो आप इसको लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस कर देंगे. लायबिलिटी साइड में कैपिटल से ड्राइंग्स लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लायबिलिटी आएगा. तो ओके है, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एंड आई होप इससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और पक्की हो गई होगी और मजबूत हो गई होगी. ठीक है चलिए, तो ये जितने भी हमारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग थे ये फिनिश हो गए. अब एक सिंपल हमारे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, इनको देखते हैं. चलिए
अब इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत इजी हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी उनको यूज़ करके आपको अपने आंसर्स खुद बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है हमने पढ़ी थी, इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। एक बार रिपीट करना है तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो आपने यहाँ पे पढ़ा है ये लिखाएंगे। अगला है स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है? विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और एंड प्रोसेस था कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। तो वही वाला पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे, कम्युनिकेटिंग वाला। ठीक है। थर्ड, न्यूमरेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे। पहला ऑब्जेक्टिव था मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है। सेकंड था प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। थर्ड, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको डिपिक्ट करना, वो बताना। ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? जो इंफॉर्मेशन है उसको उसके यूज़र्स को कम्युनिकेट करना। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग: मेंटेन रिकॉर्ड्स, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूज़र। सिंपल, अभी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तीनों। फोर्थ है, वो आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो 2 टाइप के यूज़र्स थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन थे? मैनेजमेंट। एक्सटर्नल कौन थे? बाकी जितने लोग बच गए, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, मीडिया, सोसाइटी, सप्लायर, कस्टमर, बैंक। ओके, ये हो गया। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। तो लॉन्ग टर्म लेंडर्स को सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है भाई? कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी। देन वो देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो, डेट इज लिक्विडिटी। फिर ये क्या देखेंगे? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि कोई भी आदमी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा नहीं डालता। ठीक है। फिर वो देखेंगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म लेंडर्स देखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन, वो आर द एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमने बड़े अच्छे से किया था और एक एक चीज़ हमने उसमें समझी थी कि क्या उनको देखना होता है। फाइनेंशियल्स में क्या देखना होता है इन लोगों को, ये सब भी हमने यहाँ लिख रखा है, एक्सटर्नल यूज़र्स। तो ये आप लिखते आएंगे इधर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं इनको हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। अगर आप कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखा आ जाए कि वो आर द स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल यूज़र एक ही बात है। और स्टेक होल्डर्स में आपका ये भी आ गया, इंटरनल मतलब यूज़र्स को स्टेक होल्डर बोलते हैं बेसिकली। कि कितने लोगों का लेना देना है कंपनी के अकाउंट से। ऑलराइट, तो यूज़र्स की जगह एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि वो आर द स्टेक होल्डर्स, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको यही लिख के आना है। चलिए, अगला है 7th पार्ट, न्यूमरेट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इंफॉर्मेशन नीड्स मतलब पर्पज़, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या पर्पज़ है। तो 5-6 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, तो उसमें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक पॉइंट तो जो मेरे को याद आ रहा है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है टू अचीव द गोल। और एक पॉइंट था कि इकोनॉमिक डिसीजंस हमको लेने हैं। ऑलराइट, ये है। तो ये एक आपका वो इकोनॉमिक डिसीजन वाला पॉइंट आ गया। मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, फ्यूचर कैश फ्लो, ये सब है। तो ये सब पॉइंट्स को आप लिख के आ सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हो गया सेल्स रेवेन्यू, और उसके अलावा क्या आता है? इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी, कमीशन। ओके, सॉरी, हाँ, तो ये सब चीज़ें आपके एग्जांपल हो गए
रेवेन्यू के। ऐसी अगर आपसे एक्सपेंडिचर का एग्जांपल पूछ ले तो बता दीजिए भाई, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, ये सब आपका एक्सपेंडिचर है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। नाइन्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड गेन। तो गेन तो सिंपल है, गेन क्या होता है आपका, जो भी आपका एप्रिसिएशन हो रहा है विच इज़ इंसिडेंटल टू योर बिजनेस। एग्जाम्पल में क्या देंगे, जैसे एप्रिसिएशन ऑफ आपका फिक्स्ड एसेट। और प्रॉफिट आपका जो भी आपका एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, वो प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट इज़ ए वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू गेन। डेटर क्रेडिटर, तो ये सब भी यहाँ पे लिख रखा है। डेटर क्या होता है, एक करंट एसेट है। क्रेडिटर क्या है, करंट लाइबिलिटी है। सबसे एंड में था, एक एग्जांपल दे दीजिए इनका। तो डेटर्स अ पर्सन अदर और अदर एंटिटी टू वुम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, जिनको हम बेच रहे हैं। क्रेडिटर्स जिनसे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट, इनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो बैलेंस शीट में डेटर्स को दिखाते हैं हम एसेट साइड में, बैलेंस शीट में क्रेडिट्स को हम दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में। एक एक एग्जांपल दे दीजिए, बस इतना ही है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव 2 रीजंस। तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कंपैरेटिबिलिटी जब आती है तब आपके दिमाग में 3 चीज़ें आई एम श्योर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा कि सेम पीरियड से होने चाहिए, मतलब पीरियड कंपेरेबल होना चाहिए। अगर हम पूरे 1 साल के फाइनेंशियल्स चेक कर रहे हैं तो हम कंपेयर उसको अगर पिछले साल से करेंगे तो पूरे 1 साल के ही फाइनेंशियल से कंपेयर करेंगे। 1 महीने के फाइनेंशियल्स को आप 6 महीने के फाइनेंशियल से कभी कंपेयर नहीं करोगे। तो एक तो पीरियड, दूसरा मॉनेटरी टर्म्स, तो अगर INR में है तो INR में कंपेयर करो, डॉलर में तो डॉलर में कंपेयर करो। ऑल राइट। थर्ड था आपका फॉर्मेट। ओके, तो ये सब चीज़ें तो थी आपकी कि इंफॉर्मेशन कंपेरेबल बनाने के लिए ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो मैं आपको बता रहा था ये सब क्वालिटीज़ है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्यों कंपेरेबल होनी चाहिए, रीज़न नहीं है, ठीक है। रीज़न मैंने कहीं पे भी नोट्स में आपको लिखवा नहीं रखा था, बट मैंने आपको एक जगह एक्सप्लेन किया था, जहाँ आपको याद होगा कि 10th में नंबर आए आपके फ्रेंड के, वो क्या था, बेंचमार्किंग, ठीक है। और एक आपका था कि भाई एक साल में हमारा प्रॉफिट हुआ 1500 करोड़, एक साल में हुआ 1200 करोड़, बट रेवेन्यू अलग अलग था। तो ये सब आपको अपने आंसर में ये 2 रीजंस लिख के आने हैं। एक तो ये है कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर रिजल्ट विद पास्ट ईयर रिजल्ट, ये लिख लो। फॉर सेम पीरियड, सॉरी, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर रिजल्ट विद पास्ट ईयर फॉर सेम पीरियड। और एक है बेंचमार्किंग ऑफ रिजल्ट ऑफ कंपनी विद इंडस्ट्री, ठीक है। बेंचमार्किंग बेंचमार्किंग ऑफ रिजल्ट ऑफ कंपनी विद इंडस्ट्री नंबर्स। भाई एक इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है, क्या नेट प्रॉफिट का रेशियो है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है, अपनी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो अब उसको आप कंपेयर करेंगे। ऑल राइट, तो ये 2 रीजंस आप यहाँ पे लिख के आएंगे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, तो क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा। विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वायलेटेड, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। 12th, द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। तो इसके अंदर आप अपना वही बता दीजिए कि ट्रेडिशनल रोल ये होता था और अब मॉडर्न रोल ये हो रहा है, तो 3 डिसिप्लिन्स बन गए। ओके, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह।
रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, तो ये आपको पूरा इसमें लिख के आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। तो इन्हें एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले है अपने पास फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? एसेट जिसका यूजेज 1 ईयर से ज़्यादा के लिए है, ठीक है। एसेट जिसका यूजेज 1 ईयर से ज़्यादा के लिए है, प्लस उसका वेयर एंड टेयर होता है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे देंगे प्लांट एंड मशीनरी, कार, लैपटॉप, ठीक है। रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के एग्जाम्पल्स बड़े सिंपल हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक एफडी, ठीक। और सबसे बड़ा रेवेन्यू आपका सेल्स रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ बुक्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्टेशनरी, ये सब है। तो सिंपल है, एक हो जाएगा। अगला एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो एक्सपेंसेस के एग्जांपल जैसे सैलरी, रेंट पेड वगैरह वगैरह। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या हुआ? ये आपका करंट लाइबिलिटी है, तो 1 ईयर से कम के लिए है जो, ऑल राइट। फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये आप यहाँ पे लिख के आएंगे। कैपिटल, कैपिटल क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। और एग्जांपल क्या है? जैसे कैश या एसेट ब्रॉट इन बिजनेस, ऑल राइट। बाकी सब हमने वैसे भी नोट्स के अंदर ये सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर रखी है, हो जाएगा। अगला है डिफाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो अगेन वापस से रिपीट है, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हो, वही आप इधर करेंगे। 15th, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द बिजनेस स्टूडेंट एंड अदर टू फेमिलियराइज देमसेल्फ विद द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। तो ये क्या पूछ रहे हैं? प्राइमरी रीज़न फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर्स, मतलब लोगों को क्यों अपने आप को फेमिलियराइज कर लेना चाहिए विद अकाउंटिंग डिसिप्लिन। तो अकाउंटिंग डिसिप्लिन से इसलिए फेमिलियराइज कर लेना चाहिए ताकि हमने 6 नीड्स पढ़े थे, वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के समझ सके, उससे कुछ मीनिंगफुल, सॉरी हाँ मेरे को लगा आपको क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, वापस से देख लें। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द बिजनेस स्टूडेंट एंड अदर टू फेमिलियराइज देमसेल्फ विद द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। तो इसके क्या रीजंस थे? 6 रीजंस हमने पढ़े थे ना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या पर्पस होते हैं। तो भाई वो पर्पस का हम फ़ायदा उठा सकें, इसीलिए हर किसी को अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से वो पर्पस देख लो। तो ये क्या थे? बेनिफिट्स थे, ये मैंने आपको बताया था ना। तो इन बेनिफिट्स की वजह से आपको अकाउंटिंग डिसिप्लिन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। चलिए उसके बाद है लॉन्ग आंसर्स। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच नेसेसिटेटेड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। अब यहाँ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग क्या होता है? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं। क्या है वो ऑर्डर? आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको मेज़र कर रहे हैं, फिर उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमने जब किया था स्टार्टिंग पेज पे ही, जहाँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी उधर ही इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये आप लिख के आएंगे यहाँ पे, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, ओके। अगला डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूज़र। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूज़र भी हमने किया था, ये भी हो जाएगा, ये सब है, ओके। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट। तो एसेट को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। फिर उसके बाद हमने फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन की थी, और एसेट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे रखा है कि ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है विच इज़ यूज्ड बाय एंटरप्राइज, ठीक है, इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इट इज़ डिफाइंड इन मॉनेटरी टर्म्स।
यहाँ पे एक अगर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आपको ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं कि जो एसेट्स हैं दे आर सपोज टू यूजुअल वियर एंड टियर विच इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स, ये भी इजी है, हो जाएगा, अभी पीछे हमने डिस्कस किया ये। एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी। आप तो उनको इधर एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक हम जगह इधर पढ़ रहे थे द रोल ऑफ अकाउंटिंग, इधर हम ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों बता रहे थे। सेम आंसर आप इधर भी लिख के आ जाइए, कोई इशू नहीं है। ऑल राइट, तो बस ये इतना ही था। उसके बाद चेक टू, अच्छा ये आपका वो आंसर्स हैं जो अभी हमने टेस्टी और अंडरस्टैंडिंग किया था। देन एक ये एक्टिविटी है, ये कर लेते हैं, ये अच्छा है। मशीनरी क्या होता है? फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट एसेट, तो इधर आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या है आपका? करंट लाइबिलिटी, यहाँ आएगा। कैश एट बैंक, करंट एसेट। गुडविल, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट किस में आ रहा था? नॉन करेंट एसेट में, ये रहा। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये जब हम इसको करेंगे अभी आगे, अपने जब प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा तब मैं आपको इसको ठीक से एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है, तो पेएबल, बिल्स पेएबल, तो ये आपका करंट लायबिलिटी में आ गया। ऐसी अगर अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? अपने डेटर्स, ठीक है, डेटर्स मतलब आपका करंट एसेट्स। तो ऐसी अगर बिल्स रिसीवेबल है तो वो आपका बिल्स रिसीवेबल इधर आ गया। अब क्या इन लोगों का आपस में कनेक्शन है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो बाद में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है, 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ में आता है, तो ये नॉन करंट एसेट हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर भी 1 साल से ज़्यादा के यूज़ के लिए नॉन करंट एसेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब ये डिपेंड करता है, जैसे एंटीवायरस है, एंटीवायरस की जो वैलिडिटी होती है 1 साल के लिए। अगर एंटीवायरस 1 साल के लिए है तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। बट अगर सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ है, भाई विंडोज़ आपने एक बार कंप्यूटर में डाला, उसके बाद तो उसको वापस से रिन्यू करने की हमें ज़रूरत नहीं, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट का पार्ट मान लेंगे। तो ये डिपेंड करता है। तो एक बार फॉर द टाइमिंग, अगर जैसे हमारा कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो भी हमारे को सालों साल काम आता है, ठीक है, तो उसको हम नॉन करेंट एसेट में पकड़ लेते हैं, एज्यूमिंग कि वो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है। मोटर व्हीकल, गाड़ी, भाई गाड़ी आप 1 साल के अंदर तो ख़राब नहीं होती ना, तो नॉन करेंट एसेट। इन्वेंट्री करंट एसेट है, स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, अब ये डिपेंड करता है 1 ईयर से ऊपर के लिए कि 1 ईयर के नीचे के लिए। अगर 1 ईयर से नीचे के लिए तो करंट एसेट, 1 ईयर से ऊपर के लिए तो फिर नॉन करंट एसेट। तो हम इसको एक बार ये एज्यूम कर लेते हैं 1 ईयर से ज़्यादा के लिए। लोन फ्रॉम बैंक, अगेन अगर जो आपने बैंक से लोन ले रखा है वो ओडी लिमिट है, ओडी लिमिट है तो शॉर्ट टर्म के लिए वो करंट लायबिलिटी में आ गया। बट अगर आपने बैंक से एक लंबा लोन लिया है जो 1 साल से ऊपर के लिए चल रहा है, जैसे टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसकी EMIs जा रही हैं और लंबे पीरियड के लिए जा रही हैं, तो वो सब अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हो गई। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ये टर्म लोन की बात है। अगर टर्म लोन है तो नॉन करंट लायबिलिटी, ओडी लिमिट है तो करंट लायबिलिटी। ओके। सन्ड्री डेटर्स, ये तो करंट एसेट है। पेटेंट्स, पेटेंट्स आपके हो गए इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे गुडविल है, तो ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स में। एसी, एसी अपना लंबे समय के लिए चलता है, ठीक है, तो उसको आप नॉन करंट एसेट्स में डाल दीजिए। लूज़ टूल्स, तो ये जो लूज़ टूल्स हैं ये भी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। अब इसमें 2 बातें हैं। अब आपके क्या टाइप के ये लूज़ टूल्स हैं? देखिए, एक तो है कोई फिक्स डाई है, ठीक है, उस डाई को ही हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे या कारपेंटर है तो कारपेंटर का जो वो हथौड़ी या आरी वगैरह रहता है उसको हम लूज़ टूल्स बोल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे भाई जो उसका एक हथौड़ा या आरी होता है उसका उससे बड़ा लगाव होता है, सालों साल वो उसको उसी से ही काम चलाता है, तब इस केस में उसके लिए वो नॉन करंट एसेट हो गया। बट अगर ये लूज़ टूल्स ऐसे हैं जैसे आपका पेचकस और स्क्रू ड्राइवर, ठीक है,
जो स्क्रू ड्राइवर है या नट बोल्ट है, पेच है, तो आप उसको इन्वेंट्री का पार्ट ले लें, उसको करंट एसेट में ले लें, बिकॉज वो तो कंज्यूम होता रहेगा। ओके, तो डिपेंड करते हैं। तो आपने देखा कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिपेंड करती है आइटम्स, आप फिक्स नहीं हो सकते, केस टू केस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर चीज़ करंट एसेट है कि करंट नॉन करंट एसेट है, कि करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर है। अगर कुछ भी आपको पूरे चैप्टर के अंदर कन्फ्यूज़न है तो उसको अपने मन में मत रखिएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, तो जो भी होगा मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो बट एक चीज़ श्योर रखिएगा कि दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो आपके फंडामेंटल्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू यू इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चलिए, बाय।